हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। आप सभी के ढेर सारे प्यार के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी लगातार वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत खुशी हो रही है। तभी हम और मोटिवेट हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले वीडियो प्रारंभ करने से पहले जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले वो कमेंट्स करके अपना नाम बताएं और जगह का नाम बताएं, कहाँ से कौन बिलोंग कर रहा है, जिससे हमें पता चले कहाँ के बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। और इसके बाद फिर इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी जल्दी से बताइए, विलेज का नाम बताइए और अपना नाम भेजिए। देखो समझो, देखो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है समझो पहले। तो यांत्रिक ऊर्जा बात कर रहा है किसकी? यांत्रिक ऊर्जा की। यांत्रिक ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? तो किसी वस्तु की जो शारीरिक और क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है, यांत्रिक कार्य के कारण, किसी वस्तु के शारीरिक कार्य के कारण या यांत्रिक कार्य के कारण, मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर से कोई कार्य कर रहा है या यांत्रिक मतलब किसी मशीन द्वारा कोई कार्य कर रहा है, तो ये ऊर्जा ये क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु की शारीरिक अथवा यांत्रिक कार्य को ही क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। लिखेंगे परिभाषा, किसी वस्तु में शारीरिक अथवा यांत्रिक द्वारा किए गए कार्य को क्या कहते हैं? डेफिनेशन स्क्रीन में लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी वस्तु में यांत्रिक और किसी वस्तु में शारीरिक और यांत्रिक द्वारा किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि शुरुआत में ऊर्जा जब बताया था कि कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो शारीरिक कार्य किया जाए या यांत्रिक कार्य किया जाए, वही क्या कहलाता है? या यंत्र द्वारा कार्य किया जाए या शरीर द्वारा कार्य किया जाए किसी वस्तु में, तो वो क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अब देखो, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। नंबर एक जो होती है वो होती है गतिज ऊर्जा, और नंबर दो जो होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। नंबर एक होती है गतिज ऊर्जा और नंबर दो होती है स्थितिज ऊर्जा। अब आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो देखो समझो क्या होता है गतिज ऊर्जा। क्या है गतिज ऊर्जा? पहली क्या है? गतिज ऊर्जा और दूसरी है स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या है? तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर क्या किया जाए, जैसे ये कील है, इसको हम क्या करें? हथौड़े से ठोकें, तो अगर हम पास से मारेंगे कम ताकत लगेगी, लेकिन यही अगर हम दूर से मारें, मतलब इसको गति करा के लाएं, तो इसकी ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी और ये ज़्यादा तेज इसमें प्रहार करेगा। तो गति के कारण उसमें क्या हो रही है? ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। क्या किया जाए? जब देखते हैं कि जब कोई कूदता है, ऊंची कूद लगाता है, तो पहले वो कुछ दूर से दौड़ के आता है, और जितनी तेज दौड़ता है उतनी तेज वो दूर से कूद जाता है। मतलब दौड़ता क्यों है? क्योंकि उसकी जो होती है वो गतिज ऊर्जा किसमें बदलती है? गति ऊर्जा। और जब वो रुक के छलांग मारता है तो गति ऊर्जा जितनी दूर से दौड़ के आता है तो उतनी वही गति ऊर्जा जो टोटल होती है वो किसमें बदल जाती है? स्थिति ऊर्जा में बदल जाती है। समझ रहे हैं? तो किसी वस्तु में आपको समझ में आया कि गति के कारण भी क्या होती है? गति ऊर्जा होती है, जिसको क्या बोलते हैं? गति ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गति ऊर्जा कहते हैं। जैसे बहते हुए जल में जो लाइट उत्पन्न की जाती है वो क्या होते हैं? टरबाइन होते हैं। और टरबाइन में क्या किया जाता है? ऊपर से पानी डाला जाता है। जब पानी डाला जाता है तो टरबाइन में वो पंखे टाइप के बने होते हैं, और वो पंखे क्या होते हैं? घूमने लगते हैं और इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाती है, जनरेट हो जाती है। मतलब क्या हो रहा है कि जब जल डाल रहा है तो जल की गति के कारण जो ऊर्जा है वो क्या कर रही है? उसको टरबाइन को घुमा रही है। और जब ऊर्जा ना हो तो कार्य ना कर पाए, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो वो जो कार्य हो रहा है वही क्या हो गई? ऊर्जा हो गई, क्योंकि उसकी गति के कारण हो रहा है कार्य, तो उसकी क्या हो गई? है गतिज ऊर्जा हो गई। तो समझा? तो सबसे पहले समझा यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में शारीरिक या यांत्रिक द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा।
गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, और उसके कुछ हमने आपको एग्जाम्पल समझाए। अब देखो बात करते हैं गतिज ऊर्जा के माप की। अब देखो गतिज ऊर्जा आपने समझा, ठीक है, तो पहले गतिज ऊर्जा का फार्मूला निकालेंगे, उसके बाद स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले समझते हैं गतिज ऊर्जा की माप। तो गतिज ऊर्जा की माप कैसे करते हैं? तो देखो होता क्या है कि किसी वस्तु में जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो उसको गति की अवस्था में लाने में जो कार्य किया जाता है, ठीक है, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको लाने में जो कार्य किया जाता है गतिशील वस्तु को, वही उसकी क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो गतिशील वस्तु में क्या होता है, या आप कह सकते हैं किसी वस्तु में को विरामावस्था से गति की अवस्था में लाने में जो कार्य किया जाता है, दोनों चीज़ें हो सकती है। वो चल रही है तब उस पर बल ज़्यादा लगा दिया गया, उसको स्पीड कर दिया गया, तो उसकी क्या हो गई? गति ऊर्जा हो गई। या गति की अवस्था विरामों की अवस्था में था तो उसको किस में लाया गया? गतिशील अवस्था में, तो वो क्या हो गई? गतिज ऊर्जा हो गई। तो गतिज ऊर्जा की जो माप होती है वो क्या होती है कि उस परिमाण से किया जाता है जिसको उससे विराम अवस्था से गति की अवस्था में लाने में किया जाता है। आपको स्क्रीन में दिख रहा है, उसको आप थ्योरी में नोट कर सकते हैं। अब देखो हमने माना क्या है कि माना एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना? स्मॉल m है। ये आपको यहाँ से नहीं नोट करना, स्क्रीन से नोट करना। तो माना एक वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m है। इस वस्तु पर क्या किया गया? F बल लगा दिया। ये भी क्या है? विराम अवस्था में। विराम की अवस्था मतलब ये चल नहीं रही, इसका वेग कितना है? 0 है। विराम की अवस्था मतलब उसमें कोई वेग नहीं है, मतलब वेग 0। इस पर F बल लगाने पर इसमें कितना त्वरण उत्पन्न कर दिया गया? A त्वरण उत्पन्न कर दिया गया। तो माना एक वस्तु जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, इस पर कैपिटल F बल लगाकर इसमें कितना त्वरण उत्पन्न कर दिया गया? A त्वरण उत्पन्न कर दिया गया। तब न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से, देखो क्या लिखेंगे थ्योरी नोट करने के बाद? तब न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से बात करें न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से, तो द्वितीय नियम से जो बल होता है वो आपने पढ़ा है, F बराबर जो होता है वो होता है m इंटू ए। अगर यहाँ से आप a निकालेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा? F। ये a मल्टीप्लाई में है, या मल्टीप्लाई में a के, तो इसमें क्या आ जाएगा? डिवाइड में। ये हो गया ये। अब देखो अब देखो क्या होता है कि हमें पता है कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य गति की अवस्था विराम की अवस्था से स्थिति की गति की अवस्था में लाने में किया गया कार्य जो होता है वही क्या होता है? गति ऊर्जा होती है। तो यदि किसी कण पर F बल लगाकर विराम अवस्था से या विरामावस्था से S विस्थापन किया जाए, मतलब S विस्थापित किया जाए, तो जब F विस्थापन करेंगे तो किया गया जो कार्य होगा, तो किया गया कार्य, और कार्य आप पढ़ चुके हैं कि जो W बराबर होता है वो होता है F इंटू S, बल इंटू विस्थापन के। तो देखो ये तो आ गया आपका, इतना किया गया कार्य हो गया आपका। अब आप बात करते हैं किसकी? F इंटू S। अब निकालेंगे, ये समीकरण हो गया आपका। अब देखो गति के समीकरण, गति के समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से, ये गति का तृतीय समीकरण होता है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें देखो क्या कह रहा था? प्रारंभिक वेग कितना है? u क्या है? प्रारंभिक वेग। और प्रारंभिक वेग उसमें दे रहा है कितना है? 0। प्रारंभिक वेग उसमें क्या है? 0 है। विराम अवस्था से लाया गया गति की अवस्था में, तो विराम का मतलब पहले वो क्या था? 0 वेग पे था। बाद में कितना हो गया? अंतिम वेग v हो गया। और 2 इंटू, और a बराबर कितने के है? F अपॉन m के, यहाँ पे रखेंगे F अपॉन m के, और इंटू क्या हो जाएगा? s के। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? 0 का कोई मतलब नहीं, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2f
एस अपॉन एम के, इसका इधर गुणा करेंगे, यहाँ से भी एफ का, ये समीकरण हो गया आपका फर्स्ट। यहाँ से एफ एस का मान निकालेंगे तो ये जो एफ इंटू एस आएगा वो एम इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा एम इंटू वी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 यहाँ मल्टीप्लाई में थे तो इधर जाएगा वी की तरफ तो डिवाइड में हो जाएगा तो 1/2, तो 1/2 एम वी स्क्वायर हो गया, ये इतना हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से देखें तो W बराबर कितने के यार, यहाँ एफ एस के और यहाँ एफ एस बराबर इतने के, तो एफ एस की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं W लिख सकते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बात करें तो एफ एस की जगह पे क्या लिख देंगे W लिख देंगे, तो W इक्वल 1/2 एम वी स्क्वायर इतने जूल। अब यह किसके कारण हुआ है, कार्य किया गया है, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य हुआ है, और किसी वस्तु में गति के कारण होने वाले कार्य को ही क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। अतः लिखेंगे यह किया गया कार्य W ही गतिज ऊर्जा के है। गतिज ऊर्जा को के से लिखते हैं, या कहीं कहीं आपको क्या मिल जाएगा ई का मतलब एनर्जी और की का मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, या ऐसे लिखा मिल जाएगा आपको 90% आपको के ही मिलेगा, के है। अतः फार्मूला लिखेंगे गतिज ऊर्जा, जब ये किया गया कार्य W के बराबर है तो W की जगह पे रख देंगे आपके, तो के बराबर हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर इतने जूल। ये क्या हो गया, किया गया कार्य जो है वही गतिज ऊर्जा के बराबर आ गया, और ये आ गया गतिज ऊर्जा का फार्मूला। फिर से एक बार इसको देखिए, गतिज ऊर्जा की माप की बात कर रहा था, तो देखो गतिज ऊर्जा की जो माप होती है वो क्या होता है, किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति की अवस्था में लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अब हमने क्या किया कि देखो प्रारंभ में माना कि एक क्या है कण है जिसका द्रव्यमान कितना था, स्मॉल m था, और इस पर F बल लगाकर इसमें A त्वरण उत्पन्न किया जाता है। तो न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से आपने पढ़ा था बल F बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण के, F इंटू A के। यहाँ से A त्वरण का मान निकाला, F इंटू F अपॉन M आ गया। अब चूंकि किसी वस्तु, अब इसकी क्या किया, किसी कण पर F बल लगाकर माना गया उसको विराम अवस्था से S विस्थापित किया गया, पहले जहाँ थी वहाँ से S दूरी तक ले जाया गया, S विस्थापन किया गया, तो किया गया कार्य W बराबर क्या होगा F इंटू S, समीकरण हो गया फर्स्ट। अब ये किया गया कार्य क्या होता है, गति ऊर्जा, क्योंकि गति के कारण ये किया गया कार्य। गति का जो तृतीय समीकरण होता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। V क्या है, U क्या है, प्रारंभिक वेग, उसमें पहले ही कह रहा था विरामावस्था में, तो विराम की अवस्था में कह रहा था तो यहाँ पे रख देंगे 0। इसके बाद आपसे कह रहा है इसको V स्क्वायर बराबर यहाँ 0 हो गया, ये आ गया 2, A की वैल्यू रखेंगे, A बराबर था F अपॉन M इंटू S। यहाँ से ये 0 का कोई महत्व नहीं, 0 में इसको जोड़ेंगे इतना ही आएगा। यहाँ से Fs का मान निकाल लीजिए, तो Fs का मान निकालेंगे तो यह इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में, तो यह फंस आ गया इतना। समीकरण 1 व 2 से सॉल्व करेंगे, दोनों के इस RHS बराबर या Fs बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं W के, तो Fs की जगह क्या लिख दिया W। और ये किया गया कार्य ही आपको पता है, क्योंकि ये गति के कारण किया गया कार्य है, तो ये किया गया कार्य ही क्या है, गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा के हो गया, गतिज ऊर्जा के फार्मूला। अब देखो एक चीज़, ये तो आप पूरा नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें एक चीज़ और आपको हम समझा दें। देखो यदि क्या किया गया हो, यहाँ से आप समझेंगे, यदि कण गति कर रहा हो, विराम अवस्था में ना हो, क्या हो, वो पहले से ही गति की अवस्था में हो, और माना उसका जो प्रारंभिक वेग है वो है v1, और जब उस पर बल लगा दिया गया तो उसका वेग हो गया v2 स्क्वायर। अब देखो इसका निकालेंगे गति ऊर्जा का फार्मूला, इस स्थिति में तो क्या आएगा, ये हो गया v2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस v1 का स्क्वायर। इसके बाद देखेंगे बराबर, या v और u ही बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं था, v था ये u था प्रारंभिक वेग। अब ये क्या हुआ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर ये 2, A की वैल्यू रखेंगे, A की वैल्यू है F अपॉन M इंटू S।
क्या हो जाएगा, ये m इस तरफ आएगा और 2 डिवाइड में आएगा, तो एफ एस इक्वल जो होगा वो हो जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। m डिवाइड में था ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में, तो अब की एफ एस बराबर कितना आया 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और बराबर है। यहाँ पे u की जगह v1 भी दे सकता है और इसकी जगह v2 भी दे सकता है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। अब क्या होगा कि समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से 1 व 2 से बात करें तो 1 व 2 से कितना आया, इसमें एफ एस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं w, तो w बराबर हो जाएगा 1/2 और ये आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू एम, इतने जूल। और यही क्या है, ये किया गया कार्य क्या है, गति ऊर्जा के है, अतः के बराबर 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू एम, इतने जूल। तो एक आपका ये फार्मूला बन गया। या इसको आप लिख सकते थे कैसे, या के इक्वल 1/2 का इसमें गुणा करेंगे तो 1/2 वी स्क्वायर और एम का भी अंदर कर दिया गुणा, फिर 1/2 का इसमें किया तो 1/2 यू स्क्वायर इंटू एम का गुणा कर दिया, इतने जूल हो गया। v1 v2 अगर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा के बराबर 1/2 v2 इंटू v2 का स्क्वायर m माइनस 1/2 v1 स्क्वायर इंटू एम। क्लियर हुआ। तो ये आपका आ गया क्या, आपका गतिज ऊर्जा के फार्मूले। तो अगर विराम अवस्था से चलेगा तो जो पहले वाला बताया था हाफ mv² वो लगाएंगे। अगर दोनों चाले दे रहा होगा कि प्रारंभिक वेग इतना है और अंतिम वेग आपको इतना हो जाता है, तब आप ये वाले फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई गतिज ऊर्जा की माप। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखिए। अब देखिए गतिज ऊर्जा की इस फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए। पहला देखिए न्यूमेरिकल क्या दे रहा है आपको। पहला आपको न्यूमेरिकल स्क्रीन में दिख रहा है। न्यूमेरिकल में कह रहा है कि 0.25 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु, तो जो वस्तु का द्रव्यमान दे रहा है, वस्तु का द्रव्यमान वो m बराबर दे रहा है 0.25 किलोग्राम। कह रहा है कि 0.25 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, इसकी गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसका जो वेग दे रहा है v इक्वल वो दे रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड। आपसे कह रहा है गतिज ऊर्जा निकालिए। निकालेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बराबर होता है 1/2 mv²। तो 1/2 m की वैल्यू रखेंगे 0.25 और v की वैल्यू रखेंगे, और v की जगह पे कितना दे रहा है 2 स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर। तो 1/2 0.25, 2 के स्क्वायर का मतलब हो गया 2 गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 25 का इसमें गुणा करेंगे, 25 दूनी होता है 50, 2 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, मतलब उसका जो कार हो गया वो 0.5 जूल। ये आ गई उसकी गतिज ऊर्जा। पहला हो गया। इसके बाद देखिए सेकेंड न्यूमेरिकल। सेकेंड देखिए। सेकेंड में आपसे कह रहा है कि स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु है, तो वस्तु का द्रव्यमान दे रहा है स्मॉल m, द्रव्यमान दे रहा है बराबर स्मॉल m है। कह रहा है कि वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, तो जो वेग दे रहा है उसका वो दे रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड। पाँच मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। इसके बाद कह रहा है कि जिसकी गतिज ऊर्जा 25 जूल है। अब इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो दे रहा है आपको 25 जूल। इसके बाद आपसे कह रहा है कि यदि इसके वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, और यदि इसके वेग को 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो एक बार वेग को 2 गुना करना है तब गतिज ऊर्जा बताना, और एक बार वेग को 3 गुना करना है तब गतिज ऊर्जा बताना।
और गतिज ऊर्जा के लिए आपको पता है फार्मूला होता है 1/2 mv²। या बे निकाला तो हमें v तो पता है कितना है, लेकिन m ज्ञात करना है। तो m निकालने के लिए क्या करेंगे, इस k की जगह पे रखेंगे फार्मूला 1/2 mv² बराबर 25। अब यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो v², चूँकि आपको m का मान निकालना है, तो m बराबर होगा 25। 2 इधर भाग में है तो काय में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, गुणा में। m इधर मल्टीप्लाई में था, गुणा में, तो काय में v² था आपका किस में, मल्टीप्लाई में, तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। गुणा में था तो किस में आ गया, भाग में। इसके बाद फार्मूला लगाएंगे m इक्वल, वैल्यू रखेंगे 25 × 2 अपॉन v की वैल्यू रखेंगे 5, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो m बराबर 25 गुणा 2/25। 25 से 25 आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया। जब 25 से 25 कैंसिल हो गया तो m का जो मान आया वो कितना आया, 2 किलोग्राम। तो ये आ गया इसका द्रव्यमान। अब आपको कंडीशन कह रहा है क्या, नंबर 1 कह रहा है जब वेग को क्या कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है। तो जब वेग जो होता है वो कितना हो जाता है, 2 गुना कर दिया जाए। तो जब वेग को आप 2 गुना कर देंगे तो जो वेग होगा v, वो कितना आ जाएगा, इसको v1 मान लो, v बराबर हो जाएगा 2v के। तो 2 इंटू, और v आपको कितना दे रहा था, कह रहा था 5 था, तो अब वेग कितना हो गया, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। कह रहा है तब इसकी गतिज ऊर्जा बताइए, तो निकालेंगे गतिज ऊर्जा। तो इसकी गतिज ऊर्जा के बराबर जो होता है वो होता है 1/2 mv²। ये होता है। v की जगह क्या है, v1, तो यहाँ पे लेंगे v1 का स्क्वायर। वैल्यू रखिए इनकी, जब वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, k इक्वल 1/2 m की वैल्यू रखेंगे, m कितना आया है आपका, 2 किलोग्राम। तो m की जगह पे रखेंगे 2, v1 स्क्वायर, और v की जगह 10, तो 10 का स्क्वायर। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, और 10 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 100। तो इसकी जो ऊर्जा आ गई वो कितनी आ गई, 100 जूल। 100 जूल आ गई। इसके बाद कह रहा है थर्ड कंडीशन में, तीसरे में कह रहा है जब इसकी गति ऊर्जा जब इसका वेग क्या कर दिया जाता है, 3 गुना कर दिया जाता है। तो जब वेग को 3 गुना कर दें, जब वेग 3 गुना कर दिया जाए, जब वेग को 3 गुना कर देते हैं तो वेग आपका कितना होगा, v2 बराबर 3 × v, और 3 इंटू और v की वैल्यू रखेंगे, और v का मान था कितना, 5। तो ये हो गया 5×15 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया वेग। अब इसकी निकालेंगे क्या, गतिज ऊर्जा। तो अब गतिज ऊर्जा, अब जो इसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगा वो होगा 1/2 mv² का स्क्वायर। ये हो गया। वैल्यू रखेंगे इनकी, तो k इक्वल जो आएगा, ये था k1, ये है k2। तो इसका वाला निकालेंगे, k2 इक्वल 1/2 m की वैल्यू रखेंगे, m का मान दे रहा है 2 किलोग्राम, तो 2 रख देंगे, और v2 का स्क्वायर, और v2 की जगह पे आपको कितना दे रहा है, आया है 15, 15 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गए, और 15 का स्क्वायर आप सभी को जैसा कि पता है क्या होता है, 225। तो इतने जूल हो गया। ये हो गया k2 का मान। तो क्या आएगा, जब 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना आएगा 100 जूल, और जब 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225। अब देखो इसमें बात समझो, जब पहले कितनी थी, 25 जूल, 2 गुना किया गया। 2 गुना जब किया तो 2 गुना का मतलब क्या होता है, 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 का इसमें गुणा करो, 25 चौको 100। 3 गुना कर रहा है तो 3 का मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 का 25 में गुणा करो, कितना आता है, 225। मतलब वेग को जब 2 गुना करेगा तो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, 4 गुना। जब वेग को 3 गुना कर रहा है तो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, 9 गुना। बात समझ में आई। मतलब जितने गुना करे उसका स्क्वायर करके पहली वाली गतिज ऊर्जा में मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ सकता है। ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है।
वैसे इनको इसी मेथड से सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखो 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में कह रहा है 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु। तो वस्तु का द्रव्यमान जो दे रहा है, वस्तु का द्रव्यमान जो m बराबर है वो कितना है 40 किलोग्राम, इतना वस्तु का द्रव्यमान है। इसके बाद कह रहा है कि वस्तु पर बल लगाने पर वह 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 2 मीटर प्रति सेकंड वेग उसका हो जाता है। तो उसका वेग जो हुआ, पहले वेग जो v1 था वो कितना था 5 मीटर प्रति सेकंड, और जो v2 वेग आया वो कितना हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड, इतना वेग हो गया। अब आपसे कह रहा है क्या कि आपको क्या ज्ञात करना है, इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक, कह रहा है कृतकार्य की गणना कीजिए, बल द्वारा कृतकार्य की या गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए, क्योंकि बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा होती है। तो बल द्वारा कृतकार्य, कृतकार्य जो होगा वो के बराबर होगा गतिज ऊर्जा के। W बराबर के। और के का मान आप सभी ने पढ़ा है, अभी पीछे बताया था क्या, 1/2 v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, नहीं v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इंटू एम बताया था। या एम आप यहाँ लिख सकते हैं। तो 1/2 m की वैल्यू रखेंगे, कितना दे रहा है 40 किलोग्राम। v2 का मान रखेंगे 2 दे रहा है 2 का स्क्वायर। v1 कितना दे रहा है 5, तो हो गया 5 का स्क्वायर। 2 से काटेंगे इसको 40 को 20 बार जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। 25 में 4 जाएंगे, क्या बचेगा माइनस के 21। 21 दूनी 42, तो माइनस के आ गया 420 जूल। मतलब गतिज ऊर्जा क्या हो रही है, घट रही है। माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, घट रही है। तो ऋणात्मक चिन्ह गति के विपरीत लगे बल को प्रदर्शित करता है। ये बताता है कि जिस दिशा में बल, जैसे कार है या कोई क्या हो रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है आपकी तरफ, और आप क्या करें उल्टा उसकी तरफ बल लगाने लगे, तो क्या होगा, बल के वो तो इस तरफ आ रहा था, उसके आप क्या कर रहे हैं, गति की विपरीत दिशा में लगा रहे हैं। ठीक, जैसे कोई पत्थर लुढ़कते हुए आपकी तरफ आ रहा है, उस पर आप बल ऐसे लगाए तो उसका बल क्या होगा, उसकी गति ऊर्जा वेग क्या होगा, कम होगा। मतलब उसके वेग, उसकी गति के आप विरुद्ध बल लगा रहे हैं। तो ऋणात्मक चिन्ह आपको क्या बताता है कि ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि बल गति की विपरीत दिशा में कार्यरत है। क्लियर। इसके बाद देखो तीसरे के बाद 4 नंबर। 4 नंबर आपसे कह रहा है 6 किलोग्राम द्रव्यमान की एक पिंड है कि गतिज ऊर्जा जो दे रहा है वो 300 जूल दे रहा है। तो जो द्रव्यमान दे रहा है m इक्वल, वो आपसे कह रहा है 6 किलोग्राम है। तो 6 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु हो गई, और इस पर जो कार्य होता है गतिज ऊर्जा वो 300 जूल है। तो जो गतिज ऊर्जा है वो हो गई 300 जूल। आपसे कह रहा है कि कण का क्या निकालना है, संवेग बताना है। तो संवेग आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, इसके पहले वाले में क्या था, संवेग P बराबर द्रव्यमान इंटू वेग के। तो इससे आप क्या निकाल लो, वेग निकाल लो। K का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर 300। अब यहाँ से आप निकालिए v का मान। तो v का मान जब निकालेंगे तो कितना होगा, v बराबर हो जाएगा 300 और गुणा, ये 2 ऊपर जाएगा, भाग में था, और ये m गुणा में था तो कहाँ पे आ जाएगा, भाग में। इसके बाद क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल 300 गुणा 2/m का मान रखेंगे कितना, 6। 2 से काटेंगे 2 3 6, 3 से इसको काटेंगे कितने बार जाएगा, 100 बार। तो v स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर।
और आप सभी को पता है कि अगर घातें बराबर हों तो आधार क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो v बराबर आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया वेग। आपको चाहिए संवेग, निकालेंगे संवेग। संवेग बल वाले चैप्टर में आपको संवेग के बारे में बताया गया। तो संवेग p बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान दे रहा है 6 और ये दे रहा है 10, तो 6 दाम 60 और इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गया प्रश्न संख्या आपकी 4 कंप्लीट हो गई, जो कि किस पे आधारित थी, गति ऊर्जा पर आधारित है।